गुड आफ्टरनून बच्चों। और हम लोग छायावाद पे ही चर्चा कर रहे थे, तो आज भी छायावाद के उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग जो चार स्तंभ कवि थे उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने सिर्फ जयशंकर प्रसाद का नाम लिया था और बताया था कि जयशंकर प्रसाद की जो झरना है उसको पहली छायावादी रचना मानी जाती है, क्योंकि जो छायावाद की प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ थीं वो उसमें परिलक्षित होती हैं। छायावाद का आगमन दिखाई देता है। अब छायावाद का आगमन क्या था, तो हम लोगों ने इसको किया था कि छायावाद है क्या। तो छायावाद जो है बच्चों, तो ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है बच्चों। सूक्ष्म का विद्रोह। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये स्थूल क्या है, तो ये सूक्ष्म क्या है। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं कि स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है। तो बच्चों, स्थूल क्या है, तो स्थूल जो है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो स्थूल जो है एक बहुत बड़ा समाज है, जो अमीर है, जो लोगों को अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहता है। समाज जहाँ लोग फंसे हुए हैं। अब काम ज़्यादा है, मजदूरी कम है। लोगों के अंदर जो जन चेतना का आगमन हुआ, इसका प्रभाव तो प्रगतिवाद में दिखाई देगा। जब मैं प्रगतिवाद पढ़ाऊंगी तो मैं ये बात बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मैं बता रही हूँ। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद पर बड़ा सटीक परिभाषा दिया है। अब जो जन चेतना मानव हृदय में हुआ और उस जन चेतना को जो परिलक्षित किया गया कविताओं में, प्रकृति के प्रति जो भाव उत्पन्न किया गया, प्रकृति में जो वेदना दिखाई दी, जो दर्द दिखाई दिया, यही छायावाद की प्रवृत्तियां रही। छायावाद के चार स्तंभ, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हम लोग जान गए। तो स्थूल क्या था? स्थूल बड़ा वर्ग था। सूक्ष्म कौन था? गरीब था। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था, यानी अमीरों के प्रति गरीबों का विद्रोह भी छायावाद में परिलक्षित होता है। जबकि रचनाएं जो थी वो प्रकृति प्रदत्त थीं, प्रकृति पर आधारित थीं। जैसे को तैसा होना था, जो करेगा वही भरेगा। अगर कहने का एक साफ साफ शब्दों में कह दिया जाए कि गेहूँ बो के, गेहूँ की खेत में गेहूँ का बीज डाल के, और हम कल्पना करें ईश्वर 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 करके कि हे ईश्वर मेरे खेत में चना पैदा होगा क्योंकि ईश्वर की मेरे ऊपर महती कृपा है, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। जैसा कर्म वैसे फल की इच्छा। तो बच्चों, अब ये आ गई थी। अब जो दूसरे बड़े कवि थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। हम जन्म के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो 1889 ईस्वी में हुआ था, यानी 1889 में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े कवि हैं। जयशंकर प्रसाद की जीवनी पढ़ाएंगे तो हम उनके बारे में पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य जयशंकर प्रसाद के बिना अधूरा है। जयशंकर छायावाद के तो प्रवर्तक कवि हैं, प्रवर्तक कवि के रूप में जाने गए हैं। इनकी झरना से ही छायावाद का आगमन हुआ है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छायावाद के जयशंकर प्रसाद के जन्म के बाद जो दूसरे बड़े कवि का जन्म होता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बच्चों, त्रिपाठी निराला नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए, और माँ सरस्वती के वरदान था इनमें। जिस तरह से इन्होंने कविताएं लिखी, इनकी जो रचना है बच्चों, जूही की कली, हमने कल चर्चा किया था किस पे, जूही की कली। जूही की कली इनकी रचना है, बाद में छपी। जूही की कली
1916 में ही प्रकाशित होनी थी। 16 में लिख के तैयार हो गई थी कविता, जूही की कली। छायावादी कविता थी, लेकिन जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जब सरस्वती पत्रिका में छपने गई तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा इसमें अश्लील शब्दों का भंडार है और मैं इसे अपनी पत्रिका में छापूंगा नहीं। इसलिए ये पहली छायावादी रचना होने का गौरव इसे प्राप्त नहीं हुआ, जबकि लिख यही दी गई थी पहले। अब इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों, इनकी अनामिका है, अणिमा है, कुकरमुक्ता है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, गद्य और पद्य। अब जयशंकर प्रसाद जी ने भी गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लेखनी चलाई और हिंदी साहित्य को धनवान कर दिया। ऐसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे वो भी गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लेखनी चलाए। इनके जो गद्य रचनाएं हैं उसमें भी इन्होंने जैसे तुलसीदास लिखा है, फिर इनकी कुकरमुक्ता है, तो इनकी गद्य रचनाएं हैं, पद्य रचनाएं हैं। जब इनकी जीवनी पढ़ेंगे हम लोग तो विस्तृत पढ़ेंगे। अभी हम लोग छायावाद के बारे में जानते चल रहे हैं। और निराला जी छायावाद के तो प्रवर्तक कवि के रूप में मतलब जाने ही जाते हैं। यानी छायावाद में 4 स्तंभ कवि माने गए हैं, जो छायावाद के स्तंभ हैं, जिनके कारण छायावाद पल्लवित हुआ, फला फूला। तो उनमें निराला जी का भी नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी नाम है। इनकी रचनाएं में भी वेदना, करुणा के स्वर दिखाई देते हैं। मानव समाज में जो फैला हुआ आक्रोश है वो इनकी रचनाओं में परिलक्षित होते हैं। समाज में जो दीन भाव फैला हुआ है, जो गरीब मनुष्य के साथ मनुष्य के लिए मनुष्य के द्वारा जो हे दृष्टि है, उसका बड़ा ही सुंदर भाव व्यंजना निराला जी ने अपनी कविताओं में किया है। उसके बाद से हम बात करेंगे तीसरे स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत का नाम ऐसे तो अग्रणी है, लेकिन इनका जन्म बाद में हुआ। इनका जन्म 1900 में हुआ, निराला जी का 1897 में हुआ, 3 साल पहले। इन 3 साल के इनसे बड़े थे, इसलिए मैंने उनका नाम पहले लिया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्षमा करिएगा, सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति का ऐसा कोई कोना, सुमित्रानंदन पंत। तो जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, तो बच्चों प्रकृति का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जो प्रकृति का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जो पंत जी, यहाँ सुमित्रानंदन हम लिख दे रहे हैं, तो कोई भी प्रकृति का बच्चों कोना नहीं बचा जहाँ सुमित्रानंदन जी की आंखें न गई। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में निराला जी जाने जाते हैं। निराला जी का अपना पूरा व्यक्तित्व प्रकृति के सुंदर रमणीय रूप में डूबा हुआ है। पंत जी का जन्म जो हुआ था, बच्चों अगर गलती से निराला निकल गया क्षमा करिएगा, मैं पंत जी की ही अभी इस बात कर रही हूँ। पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के कौसानी में हुआ था। तो अल्मोड़ा का कौसानी जो है वो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुरम्य स्थान, बहुत ही सुरम्य, और माना जाता है कि प्रकृति के इतने सुंदर वातावरण में जन्म लेने के कारण प्रकृति के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को सुंदर ढंग से निहारे हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि होने का गौरव प्राप्त किया है इन्होंने। इनकी
पल्लव इनकी रचना आई और पल्लव को घोषणा पत्र बोला गया छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव को बोला गया, क्योंकि छायावाद की सारी प्रवृत्तियाँ उनके पल्लव में ही उद्घाटित हो जाती हैं। इसलिए इनको बड़े बड़े महान जो बड़े हिंदी के हमारे साहित्यकार हैं, उन्होंने इनकी इस रचना को घोषणा पत्र बोल दिया हिंदी का। फिर महादेवी जी आती हैं इनके बाद, यानी चौथी स्तंभ कवयित्री या कवि जो भी आप कह सकते हो बच्चों, वो महादेवी जी हैं। तो महादेवी जी जो हैं वो चौथी स्तंभ कवि हैं। महादेवी जी महादेवी जी महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जो हैं बच्चों, ये कवयित्री छायावाद की चौथी स्तंभ कवि के रूप में जानी जाती है। प्रकृति की वेदना की स्वर को गाया है महादेवी जी ने। प्रकृति में एक अदृश्य, प्रकृति के साथ जो अदृश्य मिलाप है इनका, और प्रकृति में जो इनकी वेदना है, ये महादेवी जी के स्वर में, छायावादी स्वर में परिलक्षित होता है। महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कौन है बच्चों? तो ये हैं हमारी महादेवी जी। हमारी महादेवी वर्मा जी जो हैं, ये आधुनिक युग की बच्चों मीरा है। क्यों? जो विरह वेदना कृष्ण के प्रति मीराबाई में दिखाई देता है, वही विरह वेदना महादेवी जी की रचनाओं में भी दिखाई देता। अंतर यही है कि महादेवी जी की जो विरह है, जो तड़प है, वो किसके प्रति है? अदृश्य संसार के प्रति, इस प्रकृति के रमणीय दुर्गम जो सुरम्य चीज़ें हैं उसमें तड़प है, या उस ऊपर वाले जो अदृश्य प्रभु है उसके प्रति तड़प है, या किसी सांसारिक मानव के प्रति तड़प है, यह बात पता नहीं चलता। इसीलिए उनकी कविताओं में जो वेदना के स्वर गूंजे हुए हैं, जो हृदय की भावानुभूति तड़प में दिखाई देती है, उसी को देख के हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों ने महादेवी जी का नाम आधुनिक युग की मीरा रख दिया। बच्चों, यही जो काल था, ये गद्य के रूप में शुक्ल युग के नाम से जाना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े गद्यकार, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक, समालोचक, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार के रूप में इनका 11 वर्ष का समय पहली कहानी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक बड़े साहित्यकार, बड़े गद्य साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। तो पद्य के युग में जो छायावाद था, वही गद्य में शुक्ल युग के नाम से जाना गया, और शुक्ल युग आते आते गद्य की सारी विधाओं का अंग प्रत्यंग विकास हो गया। तो जब हम गद्य पढ़ेंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन छायावाद के जो 4 स्तंभ कवि हैं, ये हैं, आपको एक बार फिर से याद रखना होगा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा जी। इसके बाद से और भी हुए हैं, जिसमें राम कुमार वर्मा जी हैं। इनकी भी एकांकी के जन्मदाता माने गए हैं राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, तो ये सब भी बड़े लेखक के रूप में हुए हैं। हमारे प्रेमचंद जी भी शुक्ल युग के लेखक आते हैं। अगर लेखक की बात की जाए, गद्यकार की बात की जाए, तो गद्यकार के रूप में हमारे प्रेमचंद जी भी आते हैं। प्रेमचंद जी को पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर में भी प्रेमचंद जी हैं, आराम से उनके बारे में पढ़ेंगे, पूरा जानेंगे। छायावाद
कि जो प्रवृत्तियां हैं उनको इम्पोर्टेंट हैं, पेपर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं बच्चों। तो छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो यही है कि प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को मानव के रूप में देखा गया। प्रकृति के अदृश्य, इस जो प्रकृति दिखाई देती है उस प्रकृति को मनुष्य के रूप में देख के कविताएं की गई हैं। कल्पना की अतिशयता हुई है। जब प्रकृति में का मानवीकरण होगा तो कल्पना की अतिशयता तो होगी ही होगी। तो कल्पना की अतिशयता हुई है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह भी दिखाई देता है। वेदना के स्वर गूंजे हैं। वेदना यानी तड़प है, दर्द है, पीड़ा है, सांसारिक जीवन से नैराश्य की भावना है, यानी सांसारिक जीवन से निराशा है। कहीं ना कहीं मन में इतना तड़प और निराशा है कि प्रकृति में डूब जाके अपने मन को कवि और कवित्री शांति का खोज करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा छायावाद का वीडियो। आगे फिर बनाएंगे। अब इसके आगे हम लोग कल प्रगतिवाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी बात बच्चों बहुत बड़ा है और बहुत लंबा चल सकता है, लेकिन अब हम लोग कोर्स पे आएंगे, किताब भी पढ़ना है, तो इसलिए अब यहीं छायावाद को छोटा करके अब छोड़ देती हूँ। आपके कोर्स के लिए पर्याप्त बता दी हूँ। जितने आपके प्रश्न बनेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।